नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मॉडर्न फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और मॉडर्न फिजिक्स में आज हम अपनी सेकंड यूनिट मॉडर्न फिजिक्स के स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लिखें यूनिट सेकंड, ठीक है जी, जिसका नाम आप जानते हैं रिलेटिविटी such that relativistic ठीक है जी, रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स, ठीक है जी, ये है रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स। क्लियर है? रिलेटिविटी आप जानते हैं आपेक्षिकता को कहते हैं, ये सापेक्षता कहते हैं हिंदी में, या तो आपेक्षिकता या सापेक्षता, ठीक है जी। और यह है आपेक्षिक शुद्ध गति की, ठीक है जी, इसे हिंदी में क्या कहेंगे? आपेक्षिक शुद्ध गति की। क्लियर है? काइनेमेटिक्स आप समझते हैं शुद्ध गति की, जिसमें केवल मोशन की बात की जाए, है ना, मोशन के दौरान जो फोर्सेस लगते हैं बॉडी पर उसकी बात ना की जाए, वो ब्रांच कहलाती है काइनेमेटिक्स, या हिंदी में कहते हैं शुद्ध गति की। और एक होती है डायनेमिक्स, ठीक है जी, जिसमें फोर्स भी कंसीडर किए जाते हैं मोशन के साथ साथ, जैसे आप गति के कहते हैं। तो जो डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स मोशन से रिलेटेड दो ब्रांच होती हैं। तो काइनेमेटिक्स यानी केवल मोशन की ही बात करनी है, शुद्ध गति की है, ठीक है जी। और कैसी? तो रिलेटिविस्टिक यानी आपेक्षिक शुद्ध गति की, है ना, हिंदी में कहेंगे। यानी इसके अंतर्गत आपको शुद्ध रूप से गति का अध्ययन करना है। और गति भी कौन सी? तो कौन सी गति? जो आपेक्षिक गति है, जो रिलेटिव मोशन है, उसकी स्टडी आपको करनी है। तो रिलेटिव मोशन की स्टडी करनी है, और वो भी कैसे? प्योरली, है ना, यानी उसके अंतर्गत, मोशन के अंतर्गत जो फोर्सेस लगते हैं बॉडी पर, उनकी स्टडी आपको नहीं करनी, ठीक है जी। और रिलेटिविटी जो एक ब्रांच होती है फिजिक्स की, वो तो उसकी पहली दो यूनिट है ही आपकी। रिलेटिविटी का पहली यूनिट में आपने पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड, है ना, यानी कि प्रायोगिक पृष्ठभूमि। और दूसरी यूनिट ये है जिसके बारे में बता चुका हूँ। तो ये दोनों ही यूनिट आपकी जो फिजिक्स की ब्रांच है रिलेटिविटी, आपेक्षिकता, उससे रिलेटेड है, ठीक है जी। तो चलो इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है आपका, वो हेडिंग में लिखो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ठीक है जी, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। लोरेंज तो साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है जी। ट्रांसफॉर्मेशन को रूपांतरण कहते हैं हिंदी में, और इक्वेशंस यानी समीकरण। तो लोरेंज रूपांतरण समीकरण भी आप इन्हें कह सकते हैं। आपने इनसे पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ी थी, गैलीलिय रूपांतरण समीकरणें। तो वो आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत आती हैं, ठीक है जी। तो अब ये क्या है? ये मॉडर्न बात हो रही है ना, जब आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके बाद की बात है ये, ठीक है। तो लोरेंज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इक्वेशंस या रिलेशनशिप्स डेवलप करे किस किस के बीच? तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंतर्गत जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, टाइम है, डिस्टेंस है ना, मास है, ठीक है, उनके बीच, है ना। तो यानी दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है जी, उनके बीच रिलेशन इन्होंने प्रोड्यूस किए, रिलेशनशिप्स प्रोड्यूस किए, इक्वेशंस प्रोड्यूस की। उन इक्वेशंस को क्या नाम दिया गया? लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ठीक है जी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऐसी ही है जैसे गैलीलियन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी, लेकिन वो क्लासिकल मैकेनिक्स की थी, ये मॉडर्न फिजिक्स की है, ठीक है। यानी वे तो उसके अनुसार थी जो क्लासिकल फिजिक्स होती है न्यूटन और उससे बाद की, लेकिन आइंस्टीन के बाद, आइंस्टीन को क्रांतिकारी, एक रिवॉल्यूशनरी साइंटिस्ट इसलिए तो कहा जाता है क्योंकि उनके बाद पूरी ही बातें, सब कुछ, है ना, चेंज हो गया। उनसे पहले की फिजिक्स एक तरफ और उनसे बाद की फिजिक्स दूसरी तरफ। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आइंस्टीन से पहली हैं और ये आइंस्टीन के बाद हैं जो लोरेंज की इक्वेशंस हैं, ठीक है, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ठीक है जी।
तो लोरेंज ने इक्वेशंस दी और ये इक्वेशंस जो हैं वो वैलिड हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये वैलिड हैं, ठीक है, फॉर ऑल वेलोसिटीज़। क्लियर है? तो ये इक्वेशंस क्या है, वैलिड है फॉर ऑल वेलोसिटीज़, और ये वेलोसिटी कहाँ तक हो चाहे, अप टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है जी। चाहे वेलोसिटी बॉडी की है ना, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, निर्देश तंत्र की जो वेलोसिटी है, चाहे वेलोसिटी ऑफ लाइट के जितनी क्यों ना हो, तब भी ये इक्वेशन वैलिड होंगी, यानी कि मान्य होंगी, ठीक है जी। तो ये इक्वेशंस लोरेंज ने इस्टेब्लिश की, ठीक है, और ये हर प्रकार की वेलोसिटी के लिए वैलिड है, और चाहे वो वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो। तो आप इसकी लैंग्वेज लिख सकते हो, क्या लिखोगे, लोरेंज डेवलप्ड, ठीक है जी, या लोरेंज इस्टेब्लिश्ड, ठीक है जी। देखो क्या लिखेंगे, लोरेंज इस्टेब्लिश्ड या डेवलप्ड, है ना, बात एक ही है। क्या लिखोगे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ठीक है, विच आर वैलिड फॉर ऑल वेलोसिटीज अप टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्लियर है? और किसकी हेल्प से, मैंने बताया आइंस्टीन ने जब थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दी, उसके बाद ये उन्होंने उसी की हेल्प से इन्हें इस्टेब्लिश किया। तो बाय हेल्प ऑफ या फ्रॉम द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स, है ना, पोस्टुलेट्स आपको बताया था मैंने, धारणाएं, सिद्धांत, है ना, उनकी हेल्प से इन्होंने ये इक्वेशंस प्रोड्यूस की, ठीक है जी। ये आप जो मैंने बोला है लिख लेंगे आप इसे, बाकी नहीं तो पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप टेलीग्राम चैनल को, है ना, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलो इन्हें स्टार्ट करते हैं। इनके लिए दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के चलना पड़ेगा। जैसे बिल्कुल देखो डायग्राम बिल्कुल सेम है, जैसा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का था वैसा ही आपका लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो देख लो इस तरीके से माना था शायद, ठीक है जी। चाहो तो यहाँ बना लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका सेंटर O, इसका सेंटर O', क्योंकि ये फ्रेम है S और ये फ्रेम है S', ठीक है जी। आपको पता है ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ये आपकी x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस और ये आपकी z डैश एक्सिस। क्लियर है? ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दूसरे वाले की जो वेलोसिटी है इसके रेस्पेक्ट में, है ना, वो v है। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, v, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ s डैश विद रेस्पेक्ट टू s इज स्मॉल v, ठीक है। चलो ब्लैक से ही कर दूं फिर तो है। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट P है, उसकी डिस्टेंस पहले वाले से कितनी है, यहाँ मानो पहले वाले से इसकी डिस्टेंस है x, ठीक है जी, और दूसरे वाले से कितनी होगी x डैश। तो इसके कोऑर्डिनेट्स, है ना, पोजीशन के और टाइम के कितने हो जाएंगे, s के रेस्पेक्ट, s से देखेंगे यदि तो x, y, z, t। यानी यदि पॉइंट P, कोई पॉइंट है, कोई घटना है, कोई कुछ भी हो सकता है, उसके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है फ्रेम S में x, y, z हैं और टाइम कोऑर्डिनेट t है, ठीक है जी। तो पोजीशन टाइम कोऑर्डिनेट है x, y, z, t किस फ्रेम में, फ्रेम S में, ठीक है जी। और जब फ्रेम S डैश से देखते हो तो इसी पॉइंट के, इसी घटना के जो कोऑर्डिनेट है वो है x डैश, y डैश, z डैश और t डैश। बात आई समझ में? ठीक है जी। यहाँ से x डैश डिस्टेंस है ना, तो x डैश कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, और y एक्सिस पे y डैश, z एक्सिस पे z डैश, और टाइम का s डैश फ्रेम है तो t डैश हो जाएगा। क्लियर है? तो ये डायग्राम बिल्कुल आपका सेम है जैसा उसमें था आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है जी। तो आप क्या कह सकते हो, क्लियर है? आप ये कह सकते हो कि आपके पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं,
लेट अस कंसिडर टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश। ठीक है जी, जो एस डैश है फुल स्टॉप के बाद लिखना एस डैश इज मूविंग, ठीक है, विद वेलोसिटी स्मॉल वी विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम एस। एस डैश जो है एस के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। ठीक है जी, तो फिर क्या कहेंगे, इनकी बात कर लो भाई, कोई एक इवेंट है, कोई एक पॉइंट है, घटना है, कुछ भी है, उसके कोऑर्डिनेट्स फ्रेम एस में इतने हैं, तो लिखना फुल स्टॉप के बाद एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा टी ब्रैकेट में ऐसे लिखना, बी द स्पेस, वो स्पेस कहेंगे है ना, या पोजीशन कह दो, स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के, इन, ठीक है, ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के, और मेजर्ड इन फ्रेम एस। क्लियर है? एंड एक्स डैश कोमा वाई डैश कोमा जेड डैश एंड टी, वो कोमा टी डैश बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट इवेंट, उसी इवेंट के, जो पहले जो घटना, दोनों घटना एक ही है, लेकिन एक बार यहाँ से देख रहे हैं, एक बार यहाँ से देख रहे हैं, यानी एक बार फ्रेम एस से मेजर कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं उसका कि क्या हुआ है, और एक बार एस डैश से, लेकिन घटना एक ही है। ठीक है, तो मैंने कहा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश बी द, क्या है, बी द सेम इवेंट, वो बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेम इवेंट मेजर्ड इन फ्रेम एस डैश। बस ये अंतर है कि किस में नापा गया है, फ्रेम एस डैश में। क्लियर है जी? चलो, और फिर और क्या बचा, एक बात मैं लिख दूँ, चलो ये वाली, तो ये जो लॉरेंज थे, लॉरेंज ने किसी चीज़ को नापना है, मेजरमेंट को नापना है, तो एस में नापा और एस डैश में नापा, तो आप दोनों के बीच रिलेशन उन्होंने दिया। ठीक है, तो यानी लॉरेंज ने क्या करा, लॉरेंज ने रिलेशनशिप दिया है ना, मेजरमेंट का। क्लियर है? एक फ्रेम में नापो, दूसरे में नापो, तो पहले में नापोगे और दूसरे में नापोगे तो दोनों मेजरमेंट के बीच क्या रिलेशन होगा, उसका आप, इन्होंने क्या दिया, रिलेशनशिप्स या इक्वेशंस दी, जिन्हें आप लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। तो लॉरेंज एज्यूम्ड दैट ए मेजरमेंट, कोई भी माप हो, ठीक है जी, इन एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, एक्स डायरेक्शन इन, ठीक है जी, फ्रेम, इन वन फ्रेम कह दो, है ना, एक फ्रेम में बात हो रही है, तो एक फ्रेम में जो नापी गई है ना मेजरमेंट है। क्लियर है? लॉरेंज ने माना कि जो मेजरमेंट है एक्स डायरेक्शन में, डायरेक्शन आएगा यहाँ, चलो मैं इसे दोबारा लिखूँ, एक्स डायरेक्शन है ना, ठीक है जी, तो जो मेजरमेंट है एक्स डायरेक्शन में नापी गई है, और कहाँ नापी गई है, तो मेजर्ड इन वन फ्रेम, एक फ्रेम में नापी गई है, वो कैसी है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो उसी घटना को जब दूसरे फ्रेम में आप नापते हो उसके। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके, उसी मेजरमेंट के जो फ्रेम एस डैश में नापी जा रही है, दूसरे फ्रेम में नापी जा रही है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, है ना, मेजरमेंट। और कौन सी मेजरमेंट, जो दूसरे फ्रेम में नापी जा रही है, तो मेजर्ड इन अदर, ठीक है, दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो नापी जा रही है। क्लियर है? क्लियर है? देखो हाँ, एक बात और बता दूं, मेजरमेंट है, मेजरमेंट की मेजरमेंट से कंपैरिजन हो रही है। ठीक है जी, उन्होंने ये कहा किसी मेजरमेंट को आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नाप लो, फिर उसे दूसरे में नाप लो उसी मेजरमेंट को, तो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? जैसे डिस्टेंस ही है, तो डिस्टेंस आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नापो, फिर दूसरे में नाप लो, तो दोनों एक दूसरे कैसे होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है जी, क्लियर है? तो मेजरमेंट की कंपैरिजन हो रही है, तो कई बार लैंग्वेज में यहाँ मेजरमेंट की जगह दैट भी लिखा मिल सकता है, टू दैट। तो दैट क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ठीक है, जो नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए आता है, तो दैट का मतलब क्या है, दैट लिखा मिल रहा है, तो इसका मतलब ये
प्रतिनिधित्व कर रहा है उस पहले वाले मेजरमेंट का ही। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है जी, तो लॉरेंज ने माना कि जो मेजरमेंट है एक्स डायरेक्शन में आप मान के चल रहे हो, जो मोशन है रिलेटिव मोशन, तो जो मेजर्ड की जाती है एक फ्रेम में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेजर्ड, है ना, दैट मेजर्ड इन अदर, दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो मेजर की जाएगी मेजरमेंट उसके, है ना। ये लैंग्वेज का कहने का मतलब क्या है, देखो मैं बता दूं आपको, दैट इज़, आप इस बात को ऐसे कह सकते हो। और एक मेजरमेंट इन्होंने पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ली, मान लो एस में ली, एक ली एस डैश में, दोनों के बीच रिलेशन स्थापित कर दिया। तो किन्हीं दो मेजरमेंट का रिलेशन इन्होंने स्थापित किया, मेजरमेंट्स, है ना, का रिलेशन स्थापित किया, एक एस में एक एस डैश में, दो मेजरमेंट थे, दोनों के बीच रिलेशन बना दिया, वही क्या है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्लियर है? तो इस प्रकार से लॉरेंज ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनाई। देखो क्या है, जैसे मान लो एक्स डैश, देखो आप कितना है, पहले बताओ रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, v है। ठीक है जी, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, v। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, v, और टाइम कितना है, मान लो t। तो डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली, भाई इन दोनों के बीच जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो v है ना, वेलोसिटी का डिफरेंस दोनों के बीच कितना है, v, और टाइम मान लो कितना लग रहा है, टाइम का डिफरेंस कितना है, t। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम, ये वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, vt। क्लियर है, समझ गए? तो आप मुझे देख के बताओ, ये डिस्टेंस है vt, ये सारी है x और ये है x डैश। देखो ध्यान देना, सारी x है और ये x डैश है, ये vt है। चलो मैं vt यहाँ लिख लूँ, फिर आपको अच्छे समझ में आएगी। यहाँ से हटा दो। अब देख के बताओ x बराबर क्या होगा, vt प्लस x डैश होगा या नहीं, या x डैश बराबर क्या होगा, x डैश जो है, एक तो x डैश है और एक है, हाँ x डैश क्या होगा, x माइनस वी टी। भाई पूरी x है, उसमें से वी टी घट जाएगी, x माइनस वी टी। क्लियर है? और इन्हें यदि बराबर कर देते हैं तो आपको याद होगा ये बन जाती है वो आपकी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लेकिन ये गैलीलियन नहीं है, ये है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो यहाँ पर इन्होंने बराबर नहीं रखा, इन्होंने कैसा कहा, प्रोपोर्शनल। ठीक है, देखो ये डिस्टेंस है या नहीं, पॉइंट पी की डिस्टेंस है फ्रेम एस डैश में, पॉइंट पी की डिस्टेंस फ्रेम एस डैश में देखो कितनी है, एक्स डैश। तो ये डिस्टेंस है या नहीं, फ्रेम एस डैश में जो आपने मापी है। और ये बताओ ये भी डिस्टेंस है, ठीक है, जो आपने नापी है फ्रेम एस में। तो ये डिस्टेंस है फ्रेम एस डैश में नापी गई, ये डिस्टेंस है फ्रेम एस में नापी गई। ठीक है जी, तो दोनों डिस्टेंस है, लेकिन एक एस फ्रेम में नापी गई है, मतलब एस या एस डैश तो बाद की बात है, एक पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नापी गई है, एक दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नापी गई है। तो मैंने कहा था ना मेजरमेंट यानी डिस्टेंस हो सकती है उदाहरण के लिए। तो जो डिस्टेंस है एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नापी, एक दूसरे में नापी, दोनों एक दूसरे कैसी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बात लॉरेंज ने कही। ठीक है, तो आप इसे ऐसे कह सकते हो, इसे हटाओगे प्रोपोर्शनलिटी साइन को, एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा। यहाँ तक मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया, अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, बस कैलकुलेटिव है ना, डेरिवेशनल पार्ट है, अब उसे करेंगे आराम से। तो इसे हटाओ, कॉन्स्टेंट आ जाएगा, के मान लूँ। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, इसके बाद देखो ये तो डायग्राम से क्लियर हो रहा है, ये वाली बात तो थोड़ा थोड़ा है ना। फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसका फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है, क्या कहता है जो फर्स्ट पोस्टुलेट, वो कहता है कि जो फिजिक्स के लॉज हैं वो हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, प्रत्येक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। याद होगा ना आपको, लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन्स इनवेरिएंट, है ना, या कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। ठीक है जी, मूविंग रिलेटिव टू वन अनदर, याद होगा आपको। ठीक है जी, तो ऐसे ही ये दोनों भी एक दूसरे के रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, एक दूसरे की रिलेटिव मोशन है इनके बीच, वी वेलोसिटी है रिलेटिव वेलोसिटी। तो जो बात आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए करेंगे वो बात दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए भी हो जाएगी। तो जैसे आपने एक्स डैश निकाला,
इसी प्रकार x भी निकालोगे, ठीक है जी। मतलब यहाँ तो आपने डैश वाली टर्म ली यानी एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, इधर ली एस वाली, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे तो बदल के कर लो, है ना। पोस्टुलेट जो बात आपने एस डैश के लिए निकाली वो बात एस के लिए भी तो होगी, क्योंकि फर्स्ट पोस्टुलेट कह रहा है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फर्स्ट पोस्टुलेट जो है वो ये कहता है कि फिजिक्स के लॉज कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं हर एक के लिए, हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो एक दूसरे के बीच रिलेटिव वेलोसिटी रखते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से बताओ यदि x निकालो तो x कैसे निकलेगा, ठीक है जी। देखो x यदि आप निकाल रहे हो तो x डैश प्लस वी टी आएगा ना, क्या आएगा x डैश प्लस वी टी। यदि हमने ऐसा कर दिया था तो ये तो गैलीलियन की इक्वेशन थी, गैलीलियन इक्वेशन, लेकिन प्रोपोर्शनल आएगा। और हाँ यहाँ टी डैश आएगा क्योंकि टाइम जो है, देखो इस साइड एस फ्रेम का ले रहे हैं, इस साइड तो एस डैश फ्रेम का ले रहे हो ना, तो टाइम क्या आएगा टी डैश, ठीक है जी। क्लियर है, यानी ये डिस्टेंस वी टी भी है, वी टी डैश भी है, ठीक है। दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार देखें तो इधर पहले एस डैश का था, इधर एस का था, अब इधर एस का है फ्रेम एस का और इधर है फ्रेम एस डैश का, तो इधर डैश आएगा टी के साथ, ठीक है, समझ गए। और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो बराबर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट वो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे बराबर आएगा और एक कॉन्स्टेंट भी आएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो लॉरेंज ने आइंस्टीन के पोस्टुलेट्स की हेल्प से ये इक्वेशंस बनाई थी और आपने अभी देखा कि ये जो इक्वेशन बनी है दूसरे वाली, इसमें किसकी हेल्प ली गई, फर्स्ट पोस्टुलेट की हेल्प ली गई, ठीक है जी। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद रफ करके आगे चलते हैं, ठीक है जी। तो डायग्राम की शायद मुझे अब ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, तो रफ कर देता हूँ, ठीक है जी। डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, क्लियर है जी। ये हमने करा था एस डैश फ्रेम के लिए और ये करा हमने फ्रेम एस के लिए, है ना, ठीक है जी। तो यहाँ से दो इक्वेशन मिली आपको। देखो एक बार बताओ, जो रिलेटिव मोशन हो रही है वो तो एक्स एक्सिस के अलोंग हो रही है ना, वाई एक्सिस के अलोंग तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रही, तो इस कारण से ना जेड एक्सिस के अलोंग कोई रिलेटिव मोशन हो रही, तो आप ये लिख सकते हो, है ना, बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन अलोंग वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं, इसलिए यहाँ तो एक्स डैश बराबर इतना था, है ना, एक्स और मतलब एक्स और एक्स डैश बराबर नहीं थे, लेकिन वहाँ तो रिलेटिव मोशन है ही नहीं दोनों के बीच, क्योंकि यहाँ तो एक्स एक्सिस के अलोंग रिलेटिव मोशन हो रही है, तो एक्स डैश और एक्स बराबर है ही नहीं, इसमें देख लो चाहे इसमें देख लो। लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग तो रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है, तो वाई वाई डैश के बराबर, जेड जेड डैश के बराबर, या ऐसा कह दो कि वाई डैश बराबर वाई और जेड डैश बराबर जेड, ऐसे कह दो, ये हो जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है जी। तो ये लाइन लिख लेना, आप यहाँ लिख दोगे ना, बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन अलोंग वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, सो तो वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड, ठीक है। और मैंने बताया ये एस डैश फ्रेम के लिए है, चाहे यहाँ लिख दो फॉर एस डैश, और ये किसके लिए है, फॉर एस, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सेकंड देखो एक काम करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ एक्स डैश की वैल्यू कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से आप पुट कर दो इन, पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन सेकंड। एक्स डैश जो फर्स्ट में दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के फर्स्ट में सेकंड में पुट कर दो, तो सेकंड इम्प्लाइज कर दो, सेकंड है एक्स बराबर के है और अंदर है एक्स डैश की वैल्यू वो रखो, ये वाली, ये रही के एक्स माइनस वी टी, ठीक है जी। और आगे चलो एक्स डैश की वैल्यू तो रख दी आपने, प्लस है वी टी डैश, एक्स बराबर देखो ये हो जाएगा के स्क्वायर एक्स माइनस वी टी, और के की यहाँ मल्टीप्लाई होगी के वी टी डैश, के स्क्वायर एक्स माइनस वी टी, ठीक है जी। और के तो वो सारे के बाहर था ना, हाँ, ये हो जाएगा के वी टी डैश, क्लियर है। अब देखो एक बात सुनो ध्यान से, या शायद मुझे लग रहा है इस के अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत ना पड़े आपको, ठीक है।
एक काम करो, इसके को तो बाहर ही रहने दो, इसके के अंदर मल्टीप्लाई करो बस, के एक्स माइनस के वी टी और प्लस वी टी डैश। ठीक है जी। अब एक्स डैश की वैल्यू रख दी आपने, क्लियर है। यहाँ से टी डैश की वैल्यू निकाल लो, टी डैश की, तो ये जाएगा एक्स अपॉन के, ये वाला के इधर अपोन में ले आओ, बराबर बचेगा के एक्स माइनस के वी टी और प्लस वी टी डैश। तो वी टी डैश बराबर कितना आएगा, ये सारा इधर ले आओ, तो एक्स अपॉन के माइनस के एक्स प्लस के वी टी बराबर बचेगा वी टी डैश। वी टी डैश इधर ले आओ, वी टी डैश बराबर इस सारे को इधर लिख लो, एक्स अपॉन के माइनस के एक्स प्लस के वी टी, ये वी इधर पहुँचा दो सबके अलग अलग बटे में, क्या आएगा एक्स अपॉन के वी, वी अपॉन में आएगा इसके भी अपॉन में आएगा के एक्स अपॉन वी, ठीक है जी। और यहाँ वी अपॉन में आएगा तो के टी बचेगा बस, ठीक है जी। तो टी डैश बराबर कितना आया, देखो के तो कॉमन ले लो, यहाँ से देखो दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे के एक्स है, यहाँ पे अपॉन में वी है ना, तो यहाँ से के एक्स अपॉन वी कॉमन ले लो, के एक्स अपॉन वी मैंने ले लिया कॉमन, समझ गए, क्लियर है। और माइनस भी ले लो, माइनस का के एक्स अपॉन वी कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है जी। और ये तो है ही, ये तो बाद में लिख लेंगे। तो देखो माइनस बाहर आया और के एक्स अपॉन वी भी बाहर आ गया, तो 1 बचा, और यहाँ माइनस बाहर लिया तो यहाँ क्या आएगा, प्लस था तो माइनस आएगा, ठीक है जी। और एक्स अपॉन के भी है यहाँ, तो मैंने कॉमन क्या लिया है, या ऐसे शायद आपको ना समझ आए, मैं एक स्टेप और बढ़ा दूँगी ना, कभी आप दिक्कत मान जाओगे ना। देखो पहले मैं इस स्टेप को लिख देता हूँ के टी, ठीक है, और फिर मैं एक काम कर रहा हूँ, मुझे लेना है के एक्स अपॉन वी कॉमन, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ये वाली टर्म में के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाली टर्म में। तो के टी तो ये रहा, देखो यहाँ एक्स है, इसके साथ ऊपर के लिख लिया, नीचे एक के पहले से था, अब के से मल्टीप्लाई किए तो के से डिवाइड भी करोगे, समझ गए, तो के स्क्वायर हो जाएगा इंटू में वी, और माइनस का है के एक्स अपॉन वी, समझ गए। ये टर्म यहाँ पे आ गई, ये वाली टर्म ये वाली है ना, ये वाली टर्म ये वाली है, बस इस वाली टर्म में क्या करा मैंने, के से ऊपर मल्टीप्लाई की तो के यहाँ, और के से नीचे भी मल्टीप्लाई की तो के एक पहले था, एक अब आया, तो के स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ऐसा क्यों किया, क्या, ताकि क्योंकि मुझे कॉमन लेना है, तो के टी मैं इधर से कॉमन ले रहा हूँ, माइनस का ये सारा के एक्स अपॉन वी, तो माइनस बाहर आया तो प्लस हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और के एक्स अपॉन वी तो आ गया कॉमन, तो क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस वो 1 अपॉन के स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आ गई है क्या ना, ये है आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी 4, समझ गए। एक्स डैश की लिखी, फिर एक्स की लिखी थी, ऐसी जैसे टी डैश की लिखी है तो सिमिलरली टी की लिख दो, तो सिमिलरली कर दो। एक बार मेहनत करने के बाद दोबारा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है भाई, टी डैश के लिए कर लिया तो टी की डायरेक्ट कर लेंगे सिमिलरली। पहले बताओ ये समझ में आया तुम्हें क्या करा मैंने, ठीक है, यहाँ तक तो आपको सब समझ में आ ही रहा होगा, बाकी आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आप समझ गए होंगे ना, मुझे लगता नहीं कि मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बस यहाँ कोई थी मेन चीज़, ये वाली टर्म मैंने यहाँ लिखी, ये वाली टर्म ये है और ये वाली टर्म ये है, बस मैंने यहाँ ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई कर ली और कुछ नहीं करा। और फिर के टी तो ऐसे रहा, इन दोनों में से मैंने माइनस का के एक्स अपॉन भी ले लिया कॉमन, माइनस बाहर आया, यहाँ 1 बचा तो ये लिख लिया, यहाँ प्लस था माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ माइनस बचेगा, और के एक्स अपॉन भी बाहर आ गया तो 1 अपॉन के स्क्वायर बचेगा, समझ गए। अब चलो तो सिमिलरली करके टी और निकाल लो, टी बराबर यहाँ टी डैश है तो टी आएगा, पलटेंगे ना, जहाँ यहाँ क्या जाएगा टी डैश, ठीक है जी, और जहाँ माइनस था वहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ भी तो ऐसे ही है, जहाँ टी है देखो वहाँ टी डैश आया, और जहाँ माइनस था वहाँ प्लस आया, समझ गए। ऐसे यहाँ करना है, तो जहाँ माइनस है यहाँ प्लस आया, ठीक है, और माइनस, ठीक है, के स्थान पर क्या लेना है प्लस, क्योंकि डायरेक्शन पलट रही है ना, तो माइनस वी की जगह वो प्लस वी की जगह माइनस वी आ जाएगा बस, ठीक है। देखो यहाँ देखो माइनस वी है
तो माइनस की जगह क्या आ गया प्लस, v का साइन चेंज हो रहा है कहने का मतलब, ठीक है। तो ऐसे यहाँ देखो v का चेंज होगा साइन, तो यहाँ v है तो माइनस v करेंगे तो प्लस v हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा kx अपॉन v हो जाएगा। अंदर तो v है ही नहीं तो अंदर का साइन चेंज नहीं करना, ठीक है जी। तो बताओ कोई दिक्कत हो तो, इधर t डैश की जगह t की जगह t डैश और माइनस v की जगह प्लस v, ठीक है जी, माइनस v था यहाँ प्लस v हो जाएगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आ गई क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इधर से आप है ना स्क्रीनशॉट ले लो पहले पूरे का, ये कुछ भाग कट रहा है तो 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है जी। देखो अब पूरा दिखा होगा आपको है ना, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक पूरे का, ठीक है जी। तो इनकी तो मुझे जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन 1 की और 2 की, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ ऊपर से रफ कर देता हूँ है ना। क्लियर है, ये हटा देता हूँ सब। देखो इसके बाद देखो फर्स्ट पोस्टुलेट आपने लगाया था पहले, अब हेल्प लेंगे सेकंड पोस्टुलेट की। तो फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखो आपको पता है, आगे की लैंग्वेज भी लिख लो आप, क्या कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो प्रत्येक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसी रहती है, सेम रहती है ना। तो आप लिख लेंगे वही कि स्पीड ऑफ लाइट है ना इन फ्रेम या इन बोथ फ्रेम्स एस एंड एस डैश इज सेम, ठीक है जी। क्लियर है, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चाहे एस हो चाहे एस डैश हो, स्पीड कैसी रहेगी, सेम रहेगी लाइट की। तो फॉर फ्रेम एस, यदि मैं एस डैश के लिए बात करूं, एस डैश के लिए कर दो चलो, पहले दोनों के लिए करना है कोई से। तो आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस एस डैश में क्या है एक्स डैश, स्पीड कितनी है सी, टाइम कितना है टी डैश। एस डैश में स्पीड सी रहेगी, सी डैश नहीं होगी, क्योंकि अभी तो बताया सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि डायरेक्शन वो स्पीड ऑफ लाइट कैसे रहती है, सेम रहती है प्रत्येक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और यदि आप करेंगे फॉर फ्रेम एस तो क्या आएगा एक्स आएगा और बराबर सी टी, ठीक है जी। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड एस डैश में भी और एस में भी कैसी है सेम। तो ये वाली बात यहाँ से मिली है ना, ठीक है जी। तो फ्रेम एस डैश के लिए आपने कर दिया, एस के लिए कर दिया। अब फर्स्ट इम्प्लाइज कर दो, फर्स्ट इम्प्लाइज देखो, यानी फर्स्ट में आप एक्स डैश और एक्स दोनों की वैल्यू फर्स्ट में रखो। तो एक्स डैश के लिए क्या रखोगे सी टी डैश बराबर में है के, एक्स की जगह भी रखो सी टी माइनस वी टी। समझ गए, फर्स्ट इक्वेशन में आपने एक्स और एक्स डैश की वैल्यू रख दी। सी टी डैश बराबर क्या आएगा, कॉमन आ रहा है कुछ टी, तो ये जाएगा सी माइनस वी। इक्वेशन नंबर कौन सी 6। सेकंड इम्प्लाइज करो ऐसी, ये रही एक्स की जगह रखो सी टी बराबर के एक्स डैश कितना है सी टी डैश प्लस वी टी डैश। कुछ कॉमन आ रहा है तो सी टी बराबर आएगा के टी डैश, ये हो जाएगा सी प्लस वी। इक्वेशन नंबर 7, ठीक है जी। क्लियर है। अब मैं इधर से रफ कर देता हूँ है ना, इनकी आवश्यकता पड़ेगी मुझे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की, ठीक है जी। तो मैं यहाँ तक रफ कर देता हूँ, फोर्थ की भी इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी। आप नोट करते चलो है ना, ऐसे तो परेशान हो जाओगे, स्क्रीनशॉट लेने में समझ नहीं आएगा फिर कहाँ से क्या है क्या क्रम है। तो नोट करते चला करो साथ साथ रफली है ना। देखो इक्वेशन 6 और 7 की मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 6 वो 6 पहले और फिर 7 दोनों में मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा सी टी डैश मल्टीप्लाइड बाई सी टी बराबर सी टी डैश, इधर क्या है के टी सी माइनस वी मल्टीप्लाइड बाई के टी डैश और ये है सी प्लस वी। देखो ये क्या आएगा सी स्क्वायर टी टी डैश बराबर के स्क्वायर हो जाएगा ये और टी टी डैश
हो जाएगा सी प्लस बी, सी माइनस बी क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। आप जानते हो ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से टी टी डैश से टी डी डैश कैंसिल, तो यहाँ से के स्क्वायर बराबर क्या आएगा सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो एक काम कर दो, इसे ऐसे लिख लो 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। लिख सकते हो ना, अपोन के अपोन वाला जब भी ऊपर ही जाता है। तो के स्क्वायर बराबर बचेगा, अलग अलग अपोन में लिख लो इसे 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। के बराबर क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है जी, ये के बराबर आ गया। क्लियर है, ये के बराबर आ गया। और अब बस क्या करना है, अब तो निकल गई, अब तो कुछ करना ही नहीं है। इस के की वैल्यू आप फर्स्ट में पुट करें, सेकंड में पुट करें, थर्ड में तो कुछ होना ही नहीं, और इन दोनों इक्वेशन से पुट करें, आपकी ये लोरेंज की इक्वेशन मिल जाएंगी। ठीक है जी, तो पहले फर्स्ट में कर लेते हैं, फर्स्ट इम्प्लाइज। ठीक है, फर्स्ट में पुट करके जो आएगा, बस के डैश की वैल्यू तो लिखनी है, तो मैं रेड से लिख देता हूँ। एक्स डैश बराबर आएगा आपका, के की वैल्यू रखो एक्स माइनस वी टी, और अपोन में आ जाएगा ये अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखो ये कौन सी इक्वेशन है, ये 7 तक हो गई थी ना, 8वीं इक्वेशन है ये। इसी प्रकार सेकंड इम्प्लाइज कर दो, लिखो x बराबर क्या आएगा, यही x डैश प्लस वी टी डैश अपॉन में k की वैल्यू ये आ जाएगी अपॉन में 1 माइनस वी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये x आ गया, इक्वेशन नंबर 9। ठीक है जी, ये दोनों x डैश x दोनों निकल गए। ठीक है जी, और फिर क्या निकालना था, ये वाला है ना, लोरेंज इक्वेशन ये हैं दोनों आपकी, ये भी हैं, और इनमें तो कुछ होना ही नहीं, तो ये भी हैं, ये दोनों तो एक ही हैं खैर। ठीक है जी, ये जो रेड बॉक्स में बंद कर रहा हूँ मैं, ये आपके क्या है, ये है लोरेंज इक्वेशन। और बस टी वाली और निकाल दो, तो टी वाली निकालनी है मुझे, तो उसके लिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा ना, ये तो आप कर लिया होगा नोट। देखो ठीक है, अब तो मुझे इनकी भी जरूरत नहीं है। देखो k बराबर तो आपको पता है ना, ये आया है, तो बिकॉज k बराबर आया है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो k स्क्वायर बराबर क्या आएगा 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा, इसे इधर ले जाओ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा 1 अपॉन के स्क्वायर, और ये बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर। इस सारे को इधर ले आओ, इस सारे को इधर ले आओ, बराबर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है जी, और अब आप कर दो फोर्थ इम्प्लाइज, टी डैश वाली निकालनी है ना, तो बचेगा के टी माइनस के एक्स अपॉन वी, और ये 1 माइनस के स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू है वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है जी, तो टी डैश बचेगा आपका, के तो कॉमन हो रहा है, ये चलो पहले लिख लो, ये बचेगा के एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है जी, टी कॉमन आ रहा है, टी भी तो था यहाँ, नहीं टी नहीं, के कॉमन आएगा। ठीक है, तो के कॉमन ले लो, तो टी डैश बराबर आएगा के कॉमन, ये बचेगा टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। के की तो वैल्यू तुम्हें पता है, ये रही, के की वैल्यू रख दो बस, आ गई। तो टी डैश बराबर टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, अपोन में के की वैल्यू तो अपोन में आएगी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखो इक्वेशन नंबर 10। ठीक है जी, और इसके लिए भी कर दो सिमिलरली करके, सिमिलरली कर दो इसके लिए तो ठीक है जी। सिमिलरली देखो
इसके लिए माइनस आया है बीच में, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है जी, करना नहीं है सारा दोबारा, सिमिलरली कर दो। टी बराबर आएगा, इधर टी डैश है तो टी आ जाएगा, इधर टी है तो टी डैश आ जाएगा, और माइनस वी की जगह प्लस भी करते हैं, आपको पता है, प्लस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन, तो यही रहेगा। ठीक है जी, यहाँ डैश आएगा, है ना, टी डैश की जगह टी और टी की जगह टी डैश। क्लियर है? तो ये है इक्वेशन नंबर 11। देखो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आपकी कंप्लीट हुई। जितनी भी आपको रेड बॉक्स में दिख रही हैं वो आपके क्या हैं, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है जी, क्लियर है? तो एक, ये दोनों तो एक ही समझो चाहे, क्योंकि दोनों एक्स की है, डिस्टेंस की है, ये टाइम की है, और ये भी डिस्टेंस की है, एलोंग वाई एक्सिस एंड एलोंग जेड एक्सिस है। ठीक है जी, और वैसे देखना तो देख लो 1 2 3 4 है ना। ठीक है जी, 5 और 6 इक्वेशन आपकी कैसी हैं? ठीक है जी, कैसी हैं? तो ये एक्स डैश से रिलेटेड, ये वाई डैश वाई से रिलेटेड, जेड डैश से रिलेटेड, यानी ये स्पेस कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है, और ये दोनों टाइम कोऑर्डिनेट से रिलेटेड हैं। ठीक है जी, तो ये जो इक्वेशंस हैं आपकी, ठीक है जी, किसी घटना को, किसी इवेंट को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट करती हैं, इसी कारण इन्हें ट्रांसफॉर्म करती हैं, इसी कारण इन्हें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहते हैं, क्योंकि किसी घटना को, किसी इवेंट को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कन्वर्ट करती हैं, ट्रांसफॉर्म करती हैं दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है जी, तो आप कह सकते हो बाय हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस वी कैन ट्रांसफॉर्म एनी इवेंट फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिव टू, ठीक है, ईच अदर, जो दोनों एक दूसरे से रिलेटिव मोशन करते हैं, है ना। ठीक है जी, क्लियर है? और हाँ, एक बात और मैं बता दूं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बदल जाती हैं उन पुरानी वाली क्लासिकल गैलीलियन इक्वेशंस में। कब? जब v की वैल्यू बहुत कम हो c से। ठीक है जी, तो जब v की वैल्यू, वेलोसिटी जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, वो बहुत कम है, रिलेटिव वेलोसिटी बहुत कम है ना, c से, तो ये जो इक्वेशंस हैं लोरेंज की, ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो जो आपकी पुरानी वाली क्लासिकल गैलीलियन इक्वेशंस थी। ठीक है जी, क्लियर है? बात आई समझ में? तो इस तरीके से ये आपका लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है जी, इन्हें आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के श्रेणी में आता है। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।